लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पॉलिटिक्स को अक्सर द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल कहा गया है। कल तक जिस चाइना को बॉयकॉट किया जा रहा था, भक्त मंडली जिस शी जिनपिंग के मीम्स बना रही थी, गोदी मीडिया जिस चाइना की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रही थी, आज वही चाइना और शी भारत के लिए नए दोस्त, नए पार्टनर्स इन प्रोस्पेरिटी बन गए हैं। मोदी का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ समिट में जाना एक ऐसे समय पर हुआ जब भारत के संबंध अमेरिका के साथ कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। तो भारत का चीन के तरफ ये जो रीबैलेंसिंग हो रहा है जियोपॉलिटिक्स के चेस गेम में, एक बड़ा मूव माना जा रहा है। इससे अमेरिका भी तिलबिला उठी है। लेकिन एससीओ समिट की सच्चाई क्या है? मीडिया में आपको खूब सारा नाच गाना दिखेगा, फोटो खिंचाना दिखेगा, हंसी मुस्कुराना दिखेगा, बट आप देखोगे सारे देश के जो लीडर्स हैं वो परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी का खेल खेल रहे हैं। यानी हमारी गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश करेगी कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स मोदी के ही इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। पाकिस्तान की गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश करेगी कि उनके प्रधानमंत्री वहां के शो स्टॉपर थे। हेडलाइंस तो सब बटोरना चाहते हैं, लेकिन असली खबर तो हेडलाइंस के पीछे होती है। जैसा अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहने वाले और चाइना के खिलाफ खुल के बोलने वाले एस जयशंकर हमारे लेजर आइज पर्सनल कारण हेतु इस महत्वपूर्ण समिट में शामिल नहीं हो पाए। एग्जैक्ट रीजन क्यों नहीं आ पाए हमें पता नहीं, लेकिन उल्टा हमने देखा एनएसए दोवाल प्रधानमंत्री के बगल में थे थ्रू आउट। कैसे पहलगाम पर टेररिज्म के खिलाफ रेजोल्यूशन तो अडॉप्ट किया गया, लेकिन ऐसा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। तो पाकिस्तान ने भी इस रेजोल्यूशन का, एंटी टेरर रेजोल्यूशन का समर्थन किया। कैसे चाइना और भारत एक नए सिरे से अपने संबंध रीसेट करके एज पार्टनर्स नॉट राइवल्स एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छी बात है, नई सोच है, लेकिन क्या चाइना पर फिर से भरोसा करके नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले हैं, या हम चाइना को उसी के खेल में मात दे पाएंगे? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए, एससीओ समिट और चाइना को समझने के लिए, भारत के लिए जो खतरा है उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको चीन की दगाबाजी समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 16 जून 2017 इंडियन फोर्सेस एक इलीगल चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भूटान के दोकलाम रीजन में दाखिल होती है। दोकलाम पर दशकों से चाइना अपनी नजर गड़ाकर रखी थी, और यह जो विवाद है भूटान और चाइना के बीच, यह बातचीत से बहुत सालों से हल होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। भारत भूटान का पक्ष ले रहा है इतने सालों से, इसलिए भी क्योंकि दोकलाम हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक के बहुत करीब है। वो अहम कॉरिडोर जो नॉर्दर्न इंडिया को 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है। 2017 में भारत और चीन 70 दिनों से ज्यादा तक दोकलाम में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ सिचुएशन में फंस जाती है। फाइनली लेट अगस्त में दोनों साइड्स डिसएंगेज करने का फैसला लेते हैं। इस स्टैंड ऑफ के खत्म होने के 8 दिन के अंदर अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिलने पहुंच जाते हैं चाइना। दोनों देश अच्छे संबंध रीबिल्ड करने की बातें करते हैं और इंडिया चाइना टाइज फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाती है। अगले साल मोदी जी एक बार फिर से चाइना पहुंच जाते हैं। इस बार एक इनफॉर्मल समिट अरेंज किया जाता है वुहान शहर में। फिर 2019 में शी जिनपिंग भारत आते हैं, मोदी जी से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलते हैं। इस इनफॉर्मल समिट को अब इंडियन मीडिया में तो खैर जबरदस्त कवरेज मिलती है, डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जाता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि यहां मोदी सरकार भी चाइना पर भरोसा करके वही गलती कर रही थी जो दशकों पहले नेहरू ने किया था। उस समय नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, चाइना पर पूरा भरोसा, अंजाम 1962 में दिखने को मिला जब चाइना ने नेहरू के पीठ में खंजर भोग दिया। कहते हैं नेहरू कभी भी 1962 वॉर के ह्यूमिलिएशन और चाइना के धोखेबाज एटीट्यूड से उभर नहीं पाए पॉलिटिकली। लगभग 60 साल बाद भी चाइना का दोगलापन का जो रिकॉर्ड है, जो व्यवहार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? 2020 में बहुत क्लियर हो जाता है कि चाइनीज मिलिट्री लद्दाख में इंडियन टेरिटरी में घुस चुकी है। आने वाले दिनों में दोनों साइड से हजारों सोल्जर्स बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए।
लेकिन 15 और 16 जून की जो रात होती है, गालवान वैली में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। ओवरनाइट क्लैशेस में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। चाइनीज साइड पर भी कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, खबर आती है हमारे पास, लेकिन चाइना ऑफिशियली अपना डेथ टोल सिर्फ 4 का बताती है, जबकि आंकड़ा उससे काफी ऊपर है। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि पिछले 45 सालों में पहली इंसिडेंट हुई थी जब इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश में किसी की मौत हुई थी, डेथ्स वर रिपोर्टेड। इन क्लैशेस के डिटेल और भी ज्यादा दिल दहला देने वाले थे, क्योंकि यहां दोनों आर्मीज के बीच में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके बीच में बंदूक या गोले बारूद या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्होंने लड़ाई की थी गालवान की घाटियों में कांटेदार लाठी और डंडों के साथ। इस लेवल पर, इस बर्बरता पर वहां लड़ाई हुई थी। गालवान के अलावा पैंगोंग त्सो, गोरा हॉट स्प्रिंग्स और डेस्पैंग प्लेन्स पर भी, इन रीजन्स में भी चाइनीज इंकर्जन और मिलिट्री स्टैंड ऑफ दिखने को मिला। कोविड पैंडेमिक के बीच में हुए इन क्लैशेस से पूरे देश में एक एंटी चाइनीज लहर दौड़ गई। चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बातें तेज होने लगी। कई चाइनीज एप्स को तो एक झटके में सरकार ने बैन कर दिया। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move. इसके अलावा देश में आ रही चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लेकिन इस सब के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में ट्रेड चलता रहा। वहीं बॉर्डर एरिया में दोनों साइड्स के बीच में एक के बाद एक कई कोर कमांडर लेवल मीटिंग्स भी हुई, ताकि डिसएंगेजमेंट पर कोई ना कोई सहमति बने, कोई अंडरस्टैंडिंग बने। गालवान वैली क्लैशेस के बाद अगले 2 सालों तक हमने कोई भी समिट लेवल इंटरैक्शंस नहीं देखे दोनों देशों के बीच में। एंटी चाइना सेंटिमेंट्स अपने चरम पर थी उस समय। फाइनली नवंबर 2022 बाली में G20 समिट के दौरान मोदी और शी पहली बार हाथ मिलाते हैं। फिर अगले साल साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच में इंटरैक्शन रिपोर्ट की जाती है। फिर पिछले साल अक्टूबर में रशिया में शेड्यूल्ड ब्रिक्स समिट के ठीक पहले इंडियन और चाइनीज आर्मीज के बीच में डिसएंगेजमेंट आधिकारिक तौर पर पूरी की जाती है, जिसके बाद दोनों देशों के लीडर्स उसी महीने एक फुल फ्लेजेड बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इस बायलैटरल को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और दोनों साइड्स ऑलरेडी रिलेशंस को रीबिल्ड करने की बातें करने लगते हैं। बॉर्डर एरियाज में भी बीते 1 साल से शांति बहाली थी, यहां तक कि वर्बल कोई फ्रिक्शन की भी बात, कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं की गई थी। अब अगर आप ध्यान से पूरी क्रोनोलॉजी सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो शायद आपने गेस कर लिया होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही नॉर्मलसी के संकेत आते हैं, वैसे ही चाइना अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वही कांड करता है, वही दोगलापन करता है, फिर से खंजर भोंकने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार खंजर था अप्रैल 2025 का पहलगाम टेरर अटैक। वैसे तो यह टेरर अटैक पाकिस्तान में बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने करवाया, लेकिन अगर आप मीडिया की बात माने और एक्सपर्ट्स की बात माने तो यह असंभव है कि मुनीर ने यह अटैक विदाउट परमिशन फ्रॉम चाइना, अपने पापा के परमिशन के बिना किया हो। फिर ऑपरेशन सिंदूर में तो चाइना ओपनली ही भारत के खिलाफ खड़ा हो गया, चाहे वो पाकिस्तान को मिलिट्री इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सपोर्ट देने की बात हो, या फिर यूएन या बाकी इंटरनेशनल फोरम्स में डिप्लोमेटिक कवर देने की बात हो, हर जगह चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ हो लिया। भारतीय सेना ने तो ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे तो हम चाइना के साथ भी लड़ रहे थे। One border, 2 adversaries. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. So he was getting live inputs from China. इसीलिए देशभक्त पर हम सालों से यह बात कहते आए हैं कि चाइना भारत का सबसे बड़ा खतरा है, डिप्लोमैटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली, और चाइना पर किसी भी प्रकार का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जिस तरह चाइना का पीठ पर वार करने का बर्ताव एक आम सी बात हो गई है, ठीक वैसे ही मोदी सरकार का भी ना कुछ दिनों में उस धोखे को भुला देना भी अब एक पैटर्न बन गया है। हर मेजर इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद आप देखोगे मोदी शी फिर से एक बार हाथ मिला रहे हैं, और इस बार भी ऐसा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ठीक हमें यही दिखने को मिला। इंडिया पाकिस्तान, जो असल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चाइना कॉन्फ्लिक्ट था, उसको खत्म हुए अभी 4 महीने ही हुए थे कि फिर से मोदी पहुंच जाते हैं चाइना।
टिएनजिन शहर में एससीओ समिट के साइडलाइंस पर शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टॉक्स भी होते हैं। इस बार मोदी सरकार के पास ऑप्शन भी तो कम था। सालों से अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। पहले ट्रंप अपनी स्वेरिंग इन में मोदी जी को न्योता नहीं देते हैं, फिर देखते ही देखते मोदी और लेजर आइज की जो प्रो ट्रंप डिप्लोमेसी थी वो ट्रंप के ईगो के सामने एकदम चुरमुरा जाती है। यूएस इंडिया रिलेशंस अब कई साल पीछे चले गए हैं। अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन क्या अमेरिका से ठोकर खाकर चाइना पर हम भरोसा कर सकते हैं, या यह पासा हमारे देश के लिए कुछ दिनों बाद बहुत महंगा पड़ सकता है? 2014 से लेकर आज तक मोदी और शी जिनपिंग करीबन 21 बार मिल चुके हैं। लेटेस्ट डिस्कशंस में कुछ मुख्य बातें तो सामने आई हैं, और अगर चाइना इस पर अमल करे तो एक नई शुरुआत हो भी सकती है। लेकिन क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है, पहले समझ लेते हैं कि जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आप हेडलाइंस में पढ़ रहे हो वो क्या है। सबसे बड़ी बात यह की जा रही है कि चाइना और इंडिया ने अंडरलाइन किया है, दोनों लीडर्स ने अंडरलाइन किया है कि अब भारत और चाइना डेवलपमेंट पार्टनर्स होंगे, राइवल्स नहीं होंगे। यह अपने आप में एक नई सोच है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, अच्छी बात है। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोट किया और चाइना ने भी जिस बात को एको किया वो यह है कि दोनों देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाएंगे, माने उनके रिलेशंस एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई तीसरे पार्टी के वजह से या देश के वजह से नहीं होगा। यह बीजिंग के लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वो सालों से देखता आया है कि यूएसए इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है और इंडिया को एज अ काउंटर चाइना बैलेंस इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इंडिया कहता है कि नहीं, अब और ऐसा नहीं होगा, हम अपनी पॉलिसी में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एज पर चाइना। नंबर 3, दोनों लीडर्स ने इस बात को कहा कि भैया हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना होगा बायलैटरल इश्यूज में, रीजनल इश्यूज में और ग्लोबल इश्यूज में, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो टेररिज्म हो। बीजिंग ने पहले ही कह दिया है कि वो भारत को सपोर्ट करता है, ये जो यूएस इंपोज टैरिफ है उसके खिलाफ वो भारत को सपोर्ट करता है। नंबर 4, मोदी ने इस बायलैटरल रिलेशनशिप को एक ग्लोबल इंपेरेटिव भी बताया। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों देश के पॉपुलेशन मिला दो तो 2.8 बिलियन लोगों की बात हो रही है, और सोचिए अगर ये करीबन 3 बिलियन लोग एक साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी से काम करें तो कितना कुछ ट्रेड, कितना कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से अंडरलाइन किया जो इंपॉर्टेंस है पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरियाज में। अगर बॉर्डर एरियाज में शांति होगी तो डेवलपमेंट और बायलैटरल रिलेशंस बढ़ेंगे। अब यह स्टेटमेंट को डायरेक्टली चाइना ने एको तो नहीं किया, लेकिन चाइना ने बोला कि देखिए यह बात तो सही है कि हमने सक्सेसफुली डिसएंगेजमेंट कर लिया है, अभी बॉर्डर पर शांति है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही बात कही कि ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर गुड बायलैटरल ट्रेड। और फाइनली नंबर 6, इस पॉजिटिव सेंटिमेंट, इस पॉजिटिव असेसमेंट को देखते हुए इंडियन साइड ने भी बोला कि हम आपके लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स खोल रहे हैं, जो बायलैटरल ट्रेड है हम उसे और एक्सपैंड करेंगे, चाइना से हम और इन्वेस्टमेंट भी हम ओके कर देंगे। ये कुछ चाइना की भी डिमांड्स थी जिन्हें हमने मान लिया है। गोदी मीडिया और आईटी सेल अगर आप देखोगे, अगर उत्साह देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक जीत यहां हासिल कर ली है। अमेरिका का बुरा बर्ताव है, 50% उनका जो टैरिफ है, अब ये सब देखने के बाद चाइना के तरफ जो टिल्ट है उसे आप एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो। और यह भी सच है कि यूएसए हमारी चाइना और रशिया की तरफ बढ़ती नजदीकी को देखकर तिलबिला उठी है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर तो अपना डेस्परेशन अब छुपा भी नहीं पा रहे हैं। So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. ये नवारों का ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करना ये अलग बखेड़ा खड़ा कर देता है, लेकिन हो सकता है कि वो एक अनएजुकेटेड क्रैश रॉ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे बॉस्टन ब्राह्मण्स कहा जाता है अमेरिकन एलिट्स को, इंडियन एलिट्स को, तो हो सकता है वो उसका प्रयोग कर रहे हो। लेकिन ब्राह्मण हो या ना हो, फैक्ट तो यही है कि अमेरिका को झटका लगा है। नहीं तो आप ये नहीं देखते कि यूएस एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का ये पोस्ट डालते हैं जिस समय ये पूरा डायलॉग चल रहा है, एसईओ चल रहा है, इंडिया यूएस दोस्ती के देखिए कैसे पुल बांधे जा रहे हैं जब हम चाइना की तरफ जा ही रहे हैं। तो एक तरफ 50% टैरिफ, स्टूडेंट वीजा पर रिस्ट्रिक्शन, H1B वीजा को खत्म करने की बातें, दूसरी तरफ इंडिया यूएसए भाई भाई, रूबियो जी में भी एक फकीरी तो है। तो फिर सही हो रहा है ना जो हो रहा है, विन विन सिचुएशन है। अमेरिका चाइना के बढ़ते वर्चस्व को रोकना चाहता है, अमेरिका हमारे ऊपर ताबड़तोड़ टैरिफ लगाना चाहता है, तो इंडिया और चाइना का एक साथ आना तो स्वाभाविक हुआ। लेकिन जब बात चाइना की होती है ना तो कुछ भी स्वाभाविक नहीं होता है। चाइना
कि बातों को आप कभी भी तवज्जो नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ उसके एक्शंस को आंक सकते हो, वो कर क्या रहा है उसे देख सकते हो, उसके शब्दों को नहीं सुन सकते, वो शब्दों की मोहमाया में नहीं आ सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल दिखा देते हैं। डेवलपमेंट पार्टनर्स नॉट राइवल्स की बात हो रही है। किस तरीके की पार्टनर की आप बात कर रहे हो? वो पार्टनर जो लद्दाख में घुस जाता है, अरुणाचल में घुस जाता है, मैप्स रीड्रॉ कर लेता है, हमारे देश के विलेजेस को रीनेम कर लेता है। किस पार्टनरशिप की बात कर रहे हो जब आज की डेट में चाइना हमें ब्लैकमेल करता है हर दूसरे चीज पर? कभी रेयर अर्थ्स रोक लिया हमारी ईवी इंडस्ट्री को ठप करने के चक्कर में, कभी टनल बोरिंग मशीन्स जो फॉरेन कंपनीज की वहां बन रही है उसे इंडिया आने से रोक दिया, कभी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को उसको खत्म करने के लिए इंडिया में अपनी इंजीनियर्स वापस बुला लिए, या फिर कभी तो फर्टिलाइजर सप्लाई चोक कर दिया, हमारे फार्मर्स लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें फर्टिलाइजर तक नहीं मिल रहा है। इस तरीके का पार्टनर है चाइना आज के डेट में। नंबर 2, किस तरीके की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट है चाइना? वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे वो खुद फ्यूल कर रहा है, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, नो हाउ दे रहा है, रेडार रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरे ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ ही महीने पहले हुआ है और आज आप कह रहे हो आप एंटी टेरर वॉर में खड़े हो इंडिया के साथ। किस तरीके के पार्टनर वीटो करता है इंडिया का अटेम्प्ट जो मौलाना मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दे, आप उसे तो रोकने की कोशिश करते हो। आप किस तरीके के पार्टनर हो जो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहता है जब टेरर की बात आती है? नंबर 3, जो बॉर्डर का सवाल है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसको बस दबा दिया गया है। चाइना कभी भी डी एस्केलेशन की बात नहीं करता है और ये वाला जो सेंटिमेंट है हमारे स्टेटमेंट से भी गायब होने लगा है। चाइना ने क्या कहा है? वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना ने कहा है देखो, बोथ साइड शुड व्यू एंड हैंडल चाइना इंडिया रिलेशंस फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बीजिंग क्या कह रहा है कि नेहरू की पंचशील पॉलिसी चाहिए। पंचशील पॉलिसी में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस लिखा था, हमें उसको मान्यता देनी चाहिए। हमें बॉर्डर इशू को यह नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर इशू विल डिफाइन ओवरऑल चाइना इंडिया रिलेशनशिप। ये तो वही बात हो गई ना कि पाकिस्तान हमसे आके कहे कि देखिए कश्मीर में टेररिज्म चलने दीजिए, हम उसको क्यों डिफाइन करने देते हैं, बाकी धंधे की बात करते हैं। चाइना हमारे साथ आज यही करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, ये जो अश्योरेंसेज हैं ये एक्शन पॉइंट्स नहीं है। इंडिया चाइना के तरफ रहे, चाइना के खिलाफ ना जाए, वो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। वो लॉन्ग गेम खेल रहा है अमेरिका के खिलाफ और वो जानता है कि इंडिया इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना। अगर भारत को सच में चाइना के साथ बराबरी करनी है, आई टू आई मैन टू मैन बात करना है, तो पहले तो ट्रेड इंबैलेंस है उसे कम करना पड़ेगा। अभी तो आलम यह है कि एप्स छोड़कर चाइना का हम ट्रेड बैन करने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर 2020 गालवान एक वेकअप कॉल था तो हम ट्रेड कम कर सकते थे, अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते थे। लेकिन हमने किया क्या? उसका उल्टा। हमने चाइनीज इंपोर्ट्स कम करने की जगह 2020 से अब तक ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। शौक अगर आपको लग रहा है तो आंकड़े देख लीजिए, मैं भी मानने को तैयार नहीं रहता हूं। जो चाइनीज इंपोर्ट्स 2020 में $66 बिलियन के आसपास था, वो 2024 में बढ़कर $120 बिलियन हो गया है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग जो भी हो, जो भी लाल आंख दिखाने की बातें हो जाएं, पिछले कुछ सालों में ट्रेड स्पेशली इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की जगह हम हर साल और बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और फिर से याद दिला दें, ये पिछले 5 सालों में हमने चाइना के साथ फॉर्मल टाइज कम रखे थे, फॉर्मल टाइज खराब थे। उस समय यूएस के साथ हमारे रिलेटिवली फ्रेंडली रिलेशंस थे, तब यह हालत है। कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के सामने एक क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की। उस वक्त लॉकडाउन के बीच में सप्लाई रूट्स डिसरप्ट हुए थे, दुनिया भर के बिजनेसेस चाइना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ये सारे फैक्ट्स हैं। ऐसे में इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको, पोलैंड जैसे कंट्रीज कंपीट कर रहे थे कि भैया सारा बिजनेस हमारे पास आ जाए। लेकिन इस मामले में हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि फोकस हमारा मुगल, मटन, मछली, मंगल सूत्र, मुजरा उस पर था, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया पर नहीं था। जो तब नहीं हुआ वो अब होने के चांसेस और भी कम हो गए हैं। आज इंडिया के इंपोर्ट्स पर यूएस ने 25% की पेनल्टीज लगा के रखी है। 25% का टैरिफ पहले से ही था। ब्राजील को छोड़कर इंडिया अब यूएस के टैरिफ की श्रेणी में सबसे ज्यादा टैरिफ कंट्री है, जिस पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है।
चाइना को भी ट्रंप ने इनिशियली 145% टैरिफ से डराने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटा, उल्टा अमेरिका के ऊपर टैरिफ दे मारा। ट्रंप ने फिर चुपचाप इस टैरिफ को कम करके 30% पर रोल बैक कर दिया। लेकिन भारत पर अभी भी 50% टैरिफ लगा हुआ है, जिससे देखकर अमेरिका या वेस्टर्न कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन हब तो अब सेटअप ना करने वाली है इतनी आराम से। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका को क्यों लगता है कि वो 50% टैरिफ भारत पर लगा सकता है और उसका काम तब भी चलता रहेगा। हम तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अमेरिका का काम हमारे बिना चल कैसे सकता है, ये पूछने वाली बात है। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम सीधा चाइना के साथ अपने ट्रेड और भी बढ़ाने लगे, चाइना के साथ और क्लोज हो जाएं, क्योंकि चाइना पर निर्भरता, चाइना के साथ और जो पार्टनरशिप है वो और गहरा नुकसान कर सकता है हमारे देश के लिए। चाइना साल दर साल इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते आया है कि वहां डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई है, प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। डिफ्लेशन चाइनीज इकोनॉमी को उसके घुटनों पर ला सकती है। चाइना को इस क्राइसिस से निकलने के लिए यूएस या उनके एलाइज ऐसे इकोनॉमीज ढूंढने होंगे जहां वो अपने एक्सेस प्रोडक्ट्स को निकाल कर सस्ते दामों में बेच पाए। लेकिन अब ट्रंप के प्रेशर में यूएस इंपोर्टर्स चाइना को लेकर खास तौर पर थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। ऐसे समय में अगर इंडिया चाइना का ज्यादा क्लोज एलाई हो जाता है तो कहीं चाइनीज हमारे ऊपर अपना एक्सेस चीप गुड्स एब्जॉर्ब करने का प्रेशर तो नहीं डालेंगे। जब चाइना के साथ ट्रेड एक्सपेंड नहीं कर रहे थे तब हमने ट्रेड और डेफिसिट दोनों डबल कर लिया है। अब जब चाइना के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो क्या गारंटी है कि चाइना हमारे मार्केट्स को अपने सस्ते चीजों पर फ्लड ना कर दे। और जब फ्लडिंग की बात हो रही है तो हम आपको यह भी बता दें कि प्रीवियस एपिसोड्स में हमने बताया था कि कैसे चाइना तिब्बत के हायर रीजन्स में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अब बनाने वाला है। बीते कई दिनों में कमेंटेटर्स लगातार वार्न करते आए हैं कि चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाना एक ट्रैप में फंसने लायक होता है। हां ठीक है, यूएस के टैरिफ्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा, लेकिन चाइना पर फिर से भरोसा करना हमारे लिए फेटल साबित हो सकता है। यह गलती नेहरू ने भी की थी, बीते कुछ सालों में मोदी ने भी की है। अब फिर से भारत वही गलती दोबारा करेगा या नहीं? अब नेहरू की गलती इतने सालों से हम बोलते आए हैं, तो क्या नेहरू की सबसे बड़ी गलती से नहीं सीखेंगे? चलिए नहीं सीखिए, अरे अपनी गलती से तो सीखिए मोदी जी, जो आप पिछले कुछ सालों में कर चुके हैं चाइना के साथ। प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी को नेहरू की गलती तो दिखती है, अपनी गलती नहीं दिखती है। जापान में अपने स्पीच में मोदी जी ने अपना पुराना मंत्र दोहराया, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। अगर पिछले 11 सालों में सिर्फ हमने यही मंत्र जपा होता तो आज हम अमेरिका और चाइना के बीच में ना कैचम कैच नहीं खेल रहे होते। लेकिन रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस सबसे ज्यादा तो अब्दुल, ऑपोजिशन, फ्री स्पीच, इस सबको टाइट करने में हम लगे रहे। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में दबाना था, उल्टा विपक्ष को दबाकर बैठ गए। विश्व गुरु बनना था, लोगों का दिल चुराना था, लेकिन वोट चोर बनकर बैठ गए। अब भी समय है, अब भी हम अपना परचम लहरा सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को मानना होगा। दूसरे देश कहां पहुंच गए हैं यह बात देखना होगा, समझना होगा और देश हित के लिए काम करने का एक प्रण, एक मिशन, एक वचन लेना होगा। मिशन वेरी डिफिकल्ट है, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन